मौलाना आजाद 1 साल तक पार्लियामेंट में तकरीर नहीं किए, 1 साल तक तकरीर नहीं किए मौलाना आजाद पार्लियामेंट में, एजुकेशन मिनिस्टर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मुंबई की एक तारीखी शख्सियत जो आज नहीं हमारे दरमियान में, जिनको मैं बहुत चाहता था, बहुत करीब था उनसे, मैं अब्दुल गफूर नुरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब्दुल गफूर नुरानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन मैगजीन में, जिसका खत उन्होंने छापा था कि सरदार पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा कि अब भारत की नई मिनिस्ट्री बन रही है, उसमें आजाद को मिनिस्टर ना बनाया जाए। मेरे भाई, ये जो तकालीफ हम आज उठा रहे हैं ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री हमारे शुरू है। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए 1810-20 में शुरू की, जब ये संघ परिवार के लट लेकर फिराने वाले नहीं थे। हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आजाद के बारे में ये कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान पर रोक बोलती है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अक़लियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो लोग क्या बोलते थे, नहीं नहीं छोड़ो, सियासत छोड़ो, लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादतगाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी ताकत से है, सियासी नुमाइंदगी से है। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादतगाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शनाख्त बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, आपको 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ, जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं है, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग बोलते नहीं, मुस्लिम अक़लियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप। हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगाओं का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा, मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात है, नहीं, ये ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते अंग्रेजी में। मेरे भाई, सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है, और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन निभा रही है पूरे भारत की जमहूरियत पे। इसीलिए नफरत करते, इसीलिए पसंद नहीं करते। अरे वो आजाद के बारे में तुमने क्या किया, जिसको नेहरू बोलते थे ये हमारे अमीर कारवान है, और उसी अमीर कारवान को कांग्रेस की सदारत से हटा दिए। अमीर कारवान बोलते थे जवाहरलाल नेहरू। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, मगर आजाद से ये कर दिए। अब मोदी का जमाना है, ये वो वजीर आजम है, और भी ऐसे तुम छल्ले हैं जो बोलते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। याद रखो, जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। आज हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको आज देना चाह रहा था, मौलाना आजाद की यौम पैदाइश को सामने रखकर। मौलाना आजाद की बहुत सी बातें
जब किसी और वक्त इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, मगर इतना तो बोलूंगा कि सियासी लीडरशिप को बनाओ। मौलाना आजाद को लोग मजबूर कर दिए थे, सरजमीन दखन पर पुलिस एक्शन हुआ। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, नेहरू लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। सुंदरलाल ने लिखा कि हैदराबाद में जब पुलिस एक्शन हुआ तो 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, और यही कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आजाद को मजबूर कर दिया बोलने के लिए, हाँ ये तो एक्शन का रिएक्शन है। आपको मालूम, कभी आपने पढ़ा कि 1950 अबे तुम्हारे बाप की औलाद नहीं है, तुम्हारे बाप की दौलत नहीं है, ये नहीं तो भाग जाता है। कोई जहेज में नहीं आया ये दौलत बांटने के लिए। दम में कोई बोलता मैं ये कर दूंगा। आपको मालूम महाराष्ट्र में अभी कर्जा कितना है? महाराष्ट्र सरकार का कर्जा 5,32,000 करोड़ रुपये। 2019 में 3,35,000 करोड़ भर के माशाल्लाह शिंदे बोले मेरा क्या छोड़ना ले 5,32,000 करोड़ रुपये। अभी 2030 के आने तक महाराष्ट्र सरकार को उस कर्जे का 2,75,000 अदा करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब 2,75,000 अदा करना है, मार्केट से 80,000 करोड़ उठाते, उसमें से आधा पैसा कर्जे में देते, आधा पैसा बोलते ले लूटो, खाजा का लंगर है लेके जाओ। मगर नुकसान किसका हो रहा है? गरीबों का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है। कहां जा रहे पैसे आपको मालूम? किधर जा रहे पैसे आपको मालूम? गरीब को मिलता ही नहीं, नेताओं के जेब में पैसे चले जाते, 1-2 का 4 करते, दिखाते 20, आंख इनके पास एक 6-7 दिखाने को फोटो गरीबों को मिलता। फिर आप जानते हैं कि मुंबई लोकल जो चलती है आपके पास, हमको शर्मिंदगी है कि इसमें सफर करने वालों को कैटल की तरह, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। 2023 में मुंबई लोकल पर 2,590 लोगों की मौत हुई। पीछे लेके मुंबई लोकल में 2,590 लोगों की मौत हुई है, 2,451 लोग जख्मी हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार कैसे है कि 2,590 मर गए शिंदे, 2,590 लोग मर गए फडणवीस, तुम्हारा डबल इंजन और 2,500 लोग मर रहे। तुम क्या मारने के लिए इंजन हो या बचाने के लिए हो? हमको बताओ। फिर आप देखिए, आपके मुंबई की बस बेस्ट सर्विस है, 35 लाख गरीब लोग बेस्ट सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, 1,000 बसेस है। ये डबल इंजन क्या करना चाह रहे हैं कि आइंदा साल तक, आज बेस्ट के पास 1,000 बसेस है जो गरीब इस्तेमाल करता है, 2025 तक शिंदे और फडणवीस बोल रहे हैं जरूरत ही नहीं है, खाली 220 बस रखेंगे। किसका नुकसान होगा इसमें? उस बस में कितना देर इंतजार करना पड़ता गरीबों को बस आने के लिए। ये आपके बुनियादी मसले मसाइल हैं। ये प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं बेस्ट सर्विस को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुद्दे हैं। अगर दोबारा ये सरकारें आएंगी, याद रखिए मुंबई में कोई जमीन खाली नहीं रहेगी। बोलेंगे ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू माल बना ले, तू ये बना ले। माल के नाम पर माल जमा कर रहे हैं। और याद रखिए, मुझे तो खौफ है इतनी बड़ी जमीन खाली कैसे है। यहां पर आकर देख लिए होंगे, क्योंकि मोदी ये बोलते हैं कि मैं घर से ड्रोन मिलाकर देखता हूं हर चीज को। वोट नहीं दिया आपने, किसी और को अपना वोट दिया, हम उस फैसले को मानते हैं। मगर जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो दूसरी पार्टी में जाकर बैठ गए, तो बताओ तुम्हारा वोट की अहमियत क्या रही फिर? और क्या गारंटी है कभी कोई आ रहा है तो दूसरी पार्टी ना जम कर ले? ये तो ऐसा हो गया कि सुबह में एक रंग का शर्ट पहनेंगे, शाम में दूसरे रंग का पैंट पहन के निकलेंगे घर से अपने। तो मेरी आप सदन गुजारिश है कि मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। यहां से आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है।
और जब बात नुमाइंदों की आती है, मैं बड़ी तकलीफ किया आप लोगों के साथ, और मैं आपको बता रहा हूं, ये ओवैसी की गारंटी है, फैयाज कहीं नहीं भागेंगे, बल्कि भगाएंगे इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला। अब कोई जायदाद वक्त की नहीं रहेगी, मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्त की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, ये कलेक्टर साहब, ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब पेरेंट्स बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे, ओवैसी तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा, अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है, क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्त की नहीं रहेगी। आपको चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानखा आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया, और इस तरह का बिल पेश किया। उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया उन लोगों को जो 14.5 करोड़ पांच को नहीं जा सकते अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाओं को बचाने के लिए। तुम कब तक करोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो, मुझे हटा दो, मुझे दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब, कोई भी जीते उसको तुम्हारी सलाह से क्या मतलब, कोई भी जीते और तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो, नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन चाहिए बताओ आपको? जब ये वक्त का बिल पेश हो रहा था, उद्धव ठाकरे के पूरे एमपी बाहर खड़े हुए, हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे। तुम क्या कौन सी खेत की बोली हो तुम? मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ, वो हम पर तो गर्व है ना, पीछा तुम पर मेरे भाई। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाह के सामने नोटिस लग जाएगी? तो अपनी जिंदगी का, अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत हो तो उठा कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, बड़े बड़े लोगों ने मुझे फोन किया, बोले ये क्या करने जा रहे हैं असद साहब, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा मौलाना दंगा नहीं होगा। बोले कैसे गारंटी देंगे? बोले मैं बोला गारंटी मेरी है, मोदी की नहीं है। बोले हम उनके पास चले जाएंगे, तो बोले नहीं आप चले जाओ। 10,000 गाड़ियों के साथ काफिला निकला। जो लोग ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान एहतजाज नहीं कर सकता पुरमन, हमने उन सबको गलत साबित किया। मैं लाखों सलाम करता हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने हिस्सा लेकर उस एहतजाज को कामयाब कर अपनी तारीख खत्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले, सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठ कर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। बोले वोट जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर एक जॉब जिहाद, अब वोट जिहाद हुआ। अच्छा मोदी जी जरा बताइए, वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है?
अमित शाह बताओ और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे हो जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस, तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना? तुमने कुछ काम नहीं किया। तुमने डाका डाला एमएलए को लूटने के लिए, तुमने एमएलए की चोरी की। तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया और बोल रहे हो सुनो वैसी। मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते। बोलते मालेगांव सेंट्रल में हम दुनिया की सीट मालेगांव सेंट्रल की वजह से हारे। अरे फडणवीस, तुम तो 1819 में भी हारे थे, 1918 में भी हारे थे। मालेगांव के किले में जब तीसरी जंग हुई मुसलमानों, मराठा और अंग्रेजों की, तो मराठाओं की फौज में मुसलमान थे,